हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज़ की यह नेक्स्ट वीडियो है। एमसीक्यू सीरीज़ में जिस पुस्तक की हम मदद ले रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है डेकामेरोन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसकी रचना बोकासियो ने की थी, वह फ्रांसीसी लेखक था, इसमें कुल 100 कहानियाँ हैं, ये हास्य प्रधान कहानियाँ हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात वह फ्रांसीसी लेखक नहीं था, बोकासियो ने लिखा था, जिसमें लगभग 100 कहानियाँ हैं और यह लगभग एक ग्रुप जिसमें 7 औरतें और 3 व्यक्ति थे के द्वारा बोली गई हैं और यह हास्यास्पद कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजागरण आंदोलन अर्थात रेनेसांस जो टाइम पीरियड था उसकी सबसे महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता क्या थी। ऑप्शन है मानववाद, समाजवाद, संस्थानवाद या मार्क्सवाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मानवतावाद या मानववाद, ह्यूमनिज्म। इस पीरियड में मानव के अधिकारों के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई थी। क्वेश्चन है मानववादियों का राजकुमार अर्थात प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इरास्मस, पेट्रार्क, बोकासियो या दांते। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात इरास्मस डच फिलोसोफर था। इसकी अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो उसमें इन प्रेज ऑफ फॉली, हैंडबुक ऑफ अ क्रिश्चियन नाइट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन स, अर्थात 1492 में। और इसी के साथ कोलंबस जो था वह पुर्तगाल का निवासी था और इसी के साथ उसकी सभी यात्राओं को जो सरप्रस्त थे जिन्होंने पैसा उसको सपोर्ट किया था उसमें थे कैथोलिक, स्पेन का कैथोलिक राजा। और उसने अपनी यात्रा 3 किश्तियों या जहाजी बेड़ों के साथ की थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है द नीना, द पिंटा और सेंटा मारिया। और वह 1492 में अमेरिका पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन है जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है इरास्मस, सर्वेंटीज, मोंटेग या बोकासियो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात इरास्मस। इरास्मस को ही हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार माना गया है, जिसे प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट्स भी कहा जाता है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर जर्मनी, जॉन कैल्विन इंग्लैंड, ज्विंगली स्विट्जरलैंड, जॉन नॉक्स स्विट्जरलैंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में शुरू किया था, जिसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से भी जानते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है जॉन कैल्विन, जो कि इंग्लैंड का निवासी नहीं था। जॉन कैल्विन जो कि पास्टर था और रिफॉर्मर था, वह जिनेवा में एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आधुनिक इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, कि पतन कब हुआ था। ऑप्शन है 1453, 1789, 1498 और 1510। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 1453 1453 को इस्तांबुल अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल का अंत हो गया था, पतन हो गया था, क्योंकि इसी टाइम के दौरान मुस्लिम्स स्पेशली टर्क्स ने उस पर आक्रमण किया था और ओटोमन एम्पायर की नींव रखी थी, जिसे तुर्किश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूटोपिया का लेखक कौन है। यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है पॉलीबियस, सुकरात, थॉमस मूर या मार्टिन लूथर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात थॉमस मूर। थॉमस मूर जो कि पहला व्यक्ति था जिसने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी थी। और यूटोपिया एक वर्ड है जो कि परफेक्ट इमेजिनरी एक वर्ल्ड, अर्थात एक इमेजिनरी वर्ल्ड की
व्याख्या के लिए यूटोपिया वर्ड प्रयोग किया जाता है और इसी के ऊपर सबसे पहले सर थॉमस मोर ने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या हुआ था, अर्थात 12वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण का काल था उस समय क्या हुआ था, क्या बड़ा चेंज आया था। ऑप्शन है अरस्तु की प्रारंभिक पुण्य प्राप्ति, का कस्बों का उदय और सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी हुई थी, विश्वविद्यालयों का उदय हुआ था, अरस्तु की प्रारंभिक पुण्य प्राप्ति, कस्बों का उदय, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी तथा विश्वविद्यालय का उदय दोनों हुए थे, या चर्च की सर्वोच्चता बढ़ी थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अरस्तु की प्रारंभिक पुण्य प्राप्ति हुई थी, कस्बों का उदय हुआ था, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी हो गई थी और विश्वविद्यालयों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवियों के नाम, अल्बर्ट्स मैग्नस और सेंट जूड, थॉमस एक्विनास और विलियम ऑफ ओकहम, सेंट अगस्टिन और एल्बर्ट मैग्नस, थॉमस एक्विनास और सेंट अगस्टिन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात थॉमस एक्विनास और विलियम ऑफ ओकहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में क्या सच नहीं है। ऑप्शन है इसने अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त किया था, इसने मध्य युगीन कला की शुरुआत देखी थी, इसने दलदल और कीच कादा को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की थी, इसने लैटिन लिपि में सुधार किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात इसने अरिस्टोटेलियन अर्थात अरिस्टोटल के ग्रंथों या अरिस्टोटल से संबंधित ग्रंथों की पुनः प्राप्त कर लिया था, अर्थात उसका प्रयोग बढ़ गया था या उसमें। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण किससे संबंधित रखता है, मध्ययुगीन यूरोप में एक कला आंदोलन, चार्ल मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण, संगीत में एक क्रांति, या 12वीं शताब्दी यूरोप में पत्रों की एक क्रांति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात चार्ल मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण था। रोसक्रूशियन प्रबोधन अर्थात रोसक्रूशियन एनलाइटनमेंट डैश में हुआ था। ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण यूरोप, मध्य यूरोप या नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है वे ऑप्शन सी, अर्थात मध्य यूरोप, सेंट्रल यूरोप में रोसक्रूशियन प्रबोधन अर्थात रोसक्रूशियन एनलाइटनमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन डी ला रोज कब लिखी गई थी। ऑप्शन है 1230 से 1275 के बीच में, गुइलॉम डी लॉरिस और जॉन डी मैन द्वारा लिखी गई थी, 1230 और 1275 के बीच लिखी गई थी तथा गुइलॉम डी लॉरस और जॉन डी द्वारा लिखी गई थी। दोनों सही हैं, या डैश में 25 लाइनें हैं या इसमें 25 लाइनें हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात यह 1230 और 75 के बीच ही लिखी गई थी और इसके जो राइटर हैं वह गुइलॉम डी लॉरिस तथा जीन डी मैन, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित ब्लैक डेथ डैश में हुई थी। ऑप्शन है 1347 से 50 के बीच में, 1351 में, 1349-50 के बीच में, 1357 में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अर्थात 1347 से 50 के बीच में जो घटना हुई थी उसे ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ मुख्य रूप से बुबोनिक प्लेग पैंडमिक के कारण हुई थी। जब ब्लैक डेथ में बुबोनिक प्लेग पैंडमिक हुई थी उसे ही ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से वेस्टर्न यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है, अर्थात ब्लैक डेथ से संबंधित कौन सी लाइन या ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन है 1347 से 50 के बीच ब्लैक डेथ अनेक बार यूरोप में फैली, ब्यूनिक प्लेग का फैलना इसका कारण था, इसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी नहीं हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात जब ब्लैक डेथ हुई तो इसमें बहुत
लाखों की गिनती में लोग मारे गए थे, जिससे यूरोप में श्रमिकों की बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिली थी, और यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक डेथ किसको किसको इंगित करती है? ब्यूबेनिक प्लेग की महामारी को, मलेरिया महामारी को, आगजनी में मृत्यु, बाढ़ में डूबकर मृत्यु। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्यूबेनिक प्लेग के कारण और जो पैंडेमिक हुई थी उसे ही ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का जन्म स्थान किसे माना जाता है या क्या है? ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, इटली या फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ हुआ था और यह पूरे यूरोप में फैल गया। निम्नलिखित में से कौन एक मानववाद के लिए असत्य है? अर्थात निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमनिज्म से संबंधित नहीं है या उससे संबंधित नहीं है या गलत है? मानववाद मनुष्य केंद्रीय दर्शन है। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया था। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया था। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मानववाद ने समाज में से सभी प्रकार के शोषणों का अंत नहीं किया था, वह सिर्फ एक विचारधारा थी जो कि मनुष्य पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था? इसका जो ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का प्रिंस था और इसी के साथ ही उसने अपनी यात्राएं एक छोटी सी शिप से शुरू की थी और कहा जाता है कि इसने शिप के सहारे ही पूरे विश्व का भ्रमण किया था और जिस छोटी शिप का इसने प्रयोग किया था उसको कैरेवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक किसकी लिखी गई है? ऑप्शन है बोकासियो, इरास्मस, टॉमस मोर या शेक्सपियर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात इरास्मस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित है? अर्थात निम्नलिखित में से किस पेंटिंग का संबंध माइकल एंजेलो से संबंधित है? ऑप्शन है मोनालिसा, द लास्ट सपर, मैडोना या लास्ट जजमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थात द लास्ट जजमेंट नामक पेंटिंग माइकल एंजेलो ने बनाई थी और इसके साथ ही मोनालिसा जो पेंटिंग है वह लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? ऑप्शन है बोकासियो, पेट्रार्क, मेडिसी या दांते। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थात दांते ने ही द डिवाइन कॉमेडी की रचना की है। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार मैंटेगना जो कि चित्रकार था, उसने अपनी चित्रकारी कहाँ की थी? ऑप्शन है पडुआ की चर्च में, सिस्टाइन चैपल अर्थात छोटा गिरजाघर में, मंटुआ में गोंजागास की अदालत में, रोम की वेटिकन चर्च में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अर्थात मंटुआ में गोंजागास की अदालत में ही सबसे पहले या ज़्यादातर अपनी पेंटिंग्स मैंटेगना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण ने विश्व में केंद्र में डैश को रखा था, अर्थात किस चीज को पुनर्जागरण ने केंद्रित किया था या उस पर फोकस किया था? आविष्कारों पर, शहरों पर, प्रकृति पर या व्यक्ति के विचारों पर। इसका जो राइट आंसर है, पुनर्जागरण ने व्यक्ति के विचारों और मानववाद पर सबसे ज़्यादा केंद्र या फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था? अर्थात किसने पैट्रोनाइज किया था या उसकी वित्तीय सहायता की थी? ऑप्शन है एरागोन के राजा फर्डिनेंड ने, कार्सिका में काल्वी ने, जिनोवा गणराज्य ने, रानी इसाबेल और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थात रानी इसाबेल और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्राओं को वित्तीय सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है पुर्तगाल और स्पेन, कैटलन, स्पेन और पुर्तगाल।
इसका जो राइट आंसर है वह है पुर्तगाल तथा स्पेन। 15वीं शताब्दी के अंत में बहुत से क्षेत्रों को खोजा गया था, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका और वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने समुद्री मार्ग से इन राज्यों को जाने के मार्ग खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी है? ऑप्शन है एल्बर्टी ने, फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने, जेफरी चौसर ने या पोजियो ब्रेसोलियो ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अर्थात जेफरी चौसर ने ही द कैंटरबरी टेल्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस डैश के लिए लिखी थी? निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें पॉलिटिक्स से संबंधित बहुत सी बातें और प्रिंसिपल दिए गए हैं। और इसने यह पुस्तक किसके लिए लिखी थी? ऑप्शन है एनसेलम के लिए, सेंट बेडे के लिए, मेडिसी के लिए या बोर्जियास के लिए। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मेडिसी के लिए ही निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। और इसी के साथ निकोलो मैकियावेली ने 1513 में द प्रिंस लिखी थी और इसे लोरेंजो दी मेडिसी को डेडिकेट किया था। और इसके साथ ही जो मेडिसी था वह फ्लोरेंस का रूलर था और फ्लोरेनाइट रिपब्लिक का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा, अर्थात बहुत ज़्यादा यूरोपीय पुनर्जागरण पर लिखने वाला लेखक कौन है? ऑप्शन है E.J. हैब्सबॉम, E.P. थॉमसन, माइकल बर्क या पीटर बर्क। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात E.P. थॉमसन ने यूरोपीय पुनर्जागरण पर सबसे ज़्यादा अपने लेख लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने 1455 में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन है बवेरिया, मेज, बर्लिन या वेस्टफोलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मेज में गुटेनबर्ग ने 1455 में प्रकारों की मदद से चलने वाली प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सुधार की सुबह का सितारा अर्थात मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जॉन कैल्विन, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस या मार्टिन लूथर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात जॉन वाइक्लिफ को सुबह मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और जॉन वाइक्लिफ जो कि अपनी वाइक्लिफ बाइबल के कारण प्रसिद्ध था, स्पेशली यह वाइक्लिफ बाइबल जो थी यह अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई थी। और ध्यान देने बात यह है कि जॉन वाइक्लिफ ने खुद कोई भी बाइबल किसी भी भाषा में ट्रांसलेट नहीं की थी, उसने बहुत से लोगों को यह ट्रांसलेट करने के लिए उत्साहित किया था और इसी के कारण उसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। संगीत के दो स्कूल बवेरियन तथा सक्सेन क्या थे या कहाँ पर खोले गए थे? इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में या इटली में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात बवेरियन और सक्सेन स्कूल जो कि संगीत से संबंधित थे जर्मनी में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध पेट्रार्क ने बहुत सारे पत्र लिखे थे जो कि प्रेम गीत थे। यह पत्र किसको लिखे गए थे? स्वीडन की रानी क्रिस्टीना को, लोरा को, सेवाय के मार्गरीटा को या एलिसन को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात लोरा को ही उसने बहुत से प्रेम गीत लिखे थे जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जर्मनी, लैटिन, इतालवी या इटली, यूनानी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात इतालवी भाषा का ही प्रयोग दांते ने अपनी लेख रचनाओं में किया है। गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? ऑप्शन है टिटियन की, राफेल की, लियोनार्डो दा विंची की या जोनस वर्मेर की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थात जोनिस वॉर्मर ने ही गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग नामक प्रसिद्ध एक पेंटिंग बनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमनिज्म की बात की गई थी व्यक्ति, और इसी काल में नग्न मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी। और पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन है डेविड, पिएटा, एडम या सेंट मार्क। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अर्थात डेविड की मूर्ति पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विश्व इतिहास से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद।